बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज का हमारा जो लेसन है वो है फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा। ठीक। अच्छा, फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा एक्चुअली टेड ह्यूज की पोएम है और इसने फुल मून और लिटिल फ्रीडा द टाइटल जस्टिफाइड के जैसे उसने मून और फ्रीडा, फुल मून और फ्रीडा दोनों को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है। जितना खूबसूरत मून है, ठीक है, इंसानों के लिए, या जितनी ठंडक उसकी है उतनी ही ठंडक उसकी अपनी बेटी की भी है। यानी कि यहाँ पे एक फादर और डॉटर रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो बेसिकली जो पोएम लिखी गई है ना, वो कुछ इस तरह से लिखी गई है कि एक पोइट है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है एक इंसान को जो कि अपनी बेटी के साथ खिड़की पे खड़ा है, और वो जो है एक सिनेरियो, इवनिंग का सिनेरियो है जो कि वो देखता है जिसमें काउस जो है वो जा रही हैं, और इसके अंदर जो है वो उस पूरी इवनिंग को जो उसने अपनी बेटी के साथ गुजारी है टेड ह्यूज ने, वो एक्चुअली बताता है। ठीक है, यहाँ पे पर्सोना आई से जो है ना ये स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे एक पर्सोना है जो कि वो पूरी जो पोएम है उसको वो बताता है कि ये एक इवनिंग की कहानी है, और उस इवनिंग के अंदर कितना सॉलेस है वो ये सारी चीजें बताएगा टेड ह्यूज यहाँ पे। टेड ह्यूज की पोएम में आप एक चीज देखिएगा कि इसकी पोएम के अंदर ना आपको थीम ऑफ सॉलेस जरूर नजर आएगी, लॉनलीनेस, थीम ऑफ सॉलेस, या फिर एक ट्रैंक्विलिटी की कंडीशन जो होती है इंसान के अंदर के, वो एक जब वो जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था ना कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, और वो कब आपको रिसीव कब होते हैं ये इमोशंस, जब आप ट्रैंक्विलिटी में होते हैं, इस कंडीशन में होते हैं, जब आप एक सूदिंग कंडीशन में होते हैं, तो उस वक्त। अब यहाँ पे भी जो इवनिंग है वो एक्चुअली वो सूदिंग एक एनवायरनमेंट की वो बात करता है, जब एक आर्टिस्ट जो है वो बड़ा गौर कर रहा है किसके ऊपर, द लिटिल फ्रीडा जो कि उसकी अपनी डॉटर है, एंड द फुल मून जो कि मून है, और फिर लिटिल फ्रीडा की आंख से वो आर्टिस्ट क्या क्या चीजें उस इवनिंग के अंदर ऑब्जर्व करता है, हम इसके अंदर वो देखेंगे आज। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा का। ठीक है, छोटी सी पोएम है, ह्यूज की कलेक्शन थी एक पोएम की जिसको वॉडवो कहा जाता था, उससे ली गई है, जो कि 1967 में लिखी गई थी। और इसके अंदर और भी बहुत सारी पोएम्स हैं उसकी, स्काईलार्क है, थीसेल्स है, शुगर लॉफ, नेट मॉम, स्टिल लाइफ, ये सारी बहुत सारी पोएम्स है उसने। और इसके अंदर उसने ह्यूमन लाइफ की जो एक एलिमेंटल फोर्सेस हैं उसने वो दिखाई है, जो कि एक मॉडेस्ट वाइटैलिटी को अचीव करती हैं। ठीक है, और इसके अंदर उसने डिवाइस ऑफ एंथ्रोपोमोर्फिज्म जो है उसको यूज किया है। अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगी एंथ्रोपोमोर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, ये एक यूज ऑफ इमेजरी है दैट सजेस्ट अ चाइल्ड लाइक यूज ऑफ इमेजरी which inanimate elements or things come alive and behave like living things, and of course like human beings. अच्छा, ये जो एंथ्रोमॉर्फिज्म होता है ना, एंथ्रोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्टून देखते होंगे, वो एक ब्रेड बनी हुई होती है येलो कलर की, मुझे उस कार्टून का नाम नहीं आता, लेकिन वो क्या होता है, ये जो कार्टूनिंग होती है ना, एक्चुअली दैट इज बेसिकली एंथ्रोमॉर्फिज्म। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक चाइल्ड लाइक यूज ऑफ इमेजरी होती है जिसके अंदर इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर दिया जाता है। पर्सोनिफिकेशन और एंथ्रोमॉर्फिज्म में क्या फर्क होता है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, और इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि इंसान ह्यूमन लाइक कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होती है, वो इंसानों की तरह बिहेव करती है, लेकिन एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के अंदर एक चाइल्ड लाइक इमेजरी होती है, लाइक एक कोई चीज होती है जो कि कार्टून्स की तरह बिहेव करती है। कार्टून्स के अंदर ये होता है ना, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की आंखें बना दी जाती हैं, नाक बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएंगी।
ऑब्वियसली पहले ही आपको बता दिया, कोल्ड इवनिंग सीन है, कंट्री साइड है अगेन, ठीक है। एक अगेन यहाँ पे वो एक रूरल लाइफ को दिखा रहा है रादर देन के अर्बन लाइफ से। तो यहाँ पे उसका एक रोमांटिक ट्रेट जो है वो शो हो रहा है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया से दूर कहीं, पहले जो हमने लास्ट पोएम पढ़ी इसकी दैट मॉर्निंग, उसमें ये अपने बेटे निकोलस के साथ गया था, ठीक है, फिशिंग एक्सपीडिशन पे। अब फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा में ये जो अपनी इवनिंग गुजार रहा है वो अपनी बेटी के साथ गुजार रहा है। और ये एक इवनिंग है जिसमें एक बकेट है, एक पेल है, काउज है जो कि अपने घरों को वापस जा रही हैं। अब ये पूरा जो सिनेरियो है वो उसके अंदर वो एक्चुअली इस रूरल सेटिंग के अंदर अगेन वही सारी चीजें, मैन रिलेशन टू मैन, ठीक है, इंसानों का इंसानों के साथ ताल्लुक, मैन रिलेशन टू नेचर एंड मैन रिलेशन टू द गॉड, ठीक है। ये तीनों चीजें वो इसके अंदर, स्पेशली मैन रिलेशन टू मैन एंड मैन रिलेशन टू नेचर, ठीक है। अब मैन रिलेशन टू मैन में यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि लिटिल फ्रीडा जो कि उसकी अपनी डॉटर है, जो फादर और डॉटर लव को शो करता है, उसमें ऑब्वियसली ये सारी पॉइंट उसने अपनी बेटी के लिए लिखी थी। तो ये शो कर रहा है कि दोनों बाप बेटी की मोहब्बत, ठीक है, या एक फादरली लव इसके अंदर दिखाया गया है कि वो अपनी बेटी को कितना ऑब्जर्व करता है और उसने किस तरीके से अपनी बेटी की छोटी छोटी चीजों को, कि वो काउस को कैसे देखती है, वो पेल्स को कैसे देखती है, वो मून को कैसे देखती है, वो पॉइंट कैसे करती है एक माँ के लिए या पेरेंट्स के लिए, उनके बच्चे की एक एक मोमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस वक्त कैमरास शायद इतने ज्यादा एनहांस नहीं थे, अब तो हम बच्चों की तस्वीरें ले लेते हैं। तो टेड ह्यूज ने अपनी बेटी की वो छोटी छोटी चीजें, यहाँ तक कि वो जब मून को देख के क्राई करती है, मून मून, तो उस वक्त भी टेड ह्यूज जो है उसकी उस एक सीन को भी कैप्चर करने की कोशिश करता है अपने वर्ड्स के अंदर। तो बेसिकली दैट इज द फादरली लव टुवर्ड्स हिज डॉटर। अब हम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट के अंदर है कि फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा, टाइटल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ द नाइट विद द फ्रीडा, एंड फ्रीडा किस तरीके से उसको देखती है। दिस इज नॉट ओनली द ऑब्जर्वेशन ऑफ द आर्टिस्ट, ठीक है, सिर्फ आर्टिस्टिक ऑब्जर्वेशन नहीं है, यानी कि खाली आप यहाँ पे पोइट की ऑब्जर्वेशन नहीं देख रहे, आप यहाँ पे पोइट की ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक बाप की ऑब्जर्वेशन और उसके साथ साथ एक बच्ची की ऑब्जर्वेशन, हम तीन लोगों के तहत इस पूरी पोएम को देखेंगे कि ये तीनों जो हैं यहाँ पे, जो हमें पर्सोनाज नजर आ रहे हैं या लोग तीन जो हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, ये किस तरीके से जो है इस पूरी इवनिंग को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे देखें, a cool small evening shrunk to a dog bark and clank of a bucket। वो कहता है कि ये जो कूल स्मॉल इवनिंग है वो कहाँ पे श्रंक हो गई, सिर्फ एक डॉग बाग तक महदूद हो गई, रिड्यूस हो गई टू द डॉग बाग। यानी कि ये शॉर्ट स्पैन ऑफ विंटर है और वो डॉग बाग की वजह से उनका सारा जो एक फोकस है वो स्कूल इवनिंग की तरफ चला गया है। एंड द क्लैंक ऑफ द बकेट, यानी कि उस पूरी इवनिंग के अंदर उनको दो ही आवाजें आ रही थी, एक डॉग बाग की आ रही थी एंड द क्लैंक ऑफ बकेट की आ रही थी, ठीक। अब यहाँ पे क्लैंक साउंड ऑफ मेटल को कहा जा रहा है और बकेट जो है दैट इज द साउंड इमेज। क्वेश्चन आया हुआ था पास्ट पेपर्स में, जरा पढ़िएगा, इसको साउंड इमेज भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसने जो है साउंड इमेज यूज किए हैं और साउंड ऑफ मेटल यूज किया, क्लैंक ऑफ अ बकेट, ठीक है, दैट इज द साउंड इमेज, जिसको हम ऑल फैक्ट्री इमेज भी कहते हैं, ठीक है। लिखें ऑल फैक्ट्री, OLFAC, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, दैट इज बेसिकली द साउंड इमेज। अच्छा, यहाँ पे देखें बेटा, वो जो है ये जो क्लैंक ऑफ बकेट है ना, इसको वो कहता है यहाँ पे दैट इज बेसिकली द साउंड इमेज, ठीक है, साउंड इमेज, जिसको हम जो है कहते हैं ऑल फैक्ट्री इमेज,
ठीक है, ऑल्फैक्टरी इमेज इज द साउंड ऑफ सम मेटल। ठीक है, इसके अंदर वो साउंड ऑफ मेटल की वो बात करता है कि ये जो है एक्चुअली दैट इज बेसिकली द ऑल्फैक्टरी इमेज। और यहाँ पे वो डॉग बार्किंग की बात करता है, अगेन वो जो है यहाँ पे साउंड इमेजेस यूज कर रहा है। ठीक है, तो साउंड इमेज आर द ऑल्फैक्टरी इमेजेस। ठीक, तो उसके बाद ऑफ अ बकेट है एंड यू लिसन, और कौन सुन रहा था, उसकी डॉटर सुन रही थी, एंड द स्पाइडर्स मैन वेब, सॉरी, ये अगेन द इमेज जो है वो यहाँ पे यूज कर रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इमेजेस को, बेटा हम इसको एंड पे हम जाके इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इन इमेजेस को, क्योंकि इसमें सारा ये इमेजेस का बहुत ज्यादा, तो वो यहाँ पे क्या बात करता है कि दैट इज बेसिकली द स्पाइडर वेब टेंस फॉर द ड्यूस टच। ठीक है, और ये जो स्पाइडर वेब है अगेन द इमेज टेंस फॉर ड्यूस टच, ये जो है टेंस हो जाता है फॉर द ड्यूस टच। यहाँ पे देखें बेटा दो चीजें आ रही हैं, एक तो टेंस टी एंड देन ट साउंड, एलिट्रेशन होगी, टेंस फॉर ड्यूस टच। ठीक है, बेसिकली दैट इज द एलिट्रेशन। और अगर कोई चीज जो है ये जो मॉडर्न आप लोग पोइट्री पढ़ते हैं, इसके अंदर किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी आइडिया के ऊपर जब स्ट्रेस करना होता है, तो पोइट जो है वो एक ही लाइन के अंदर एलिट्रेशन कहता है। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द साउंड। ठीक है, जैसे वो है ना, चाचू के चाचा ने चांदनी चौक पे पता नहीं क्या चाचा करके चटनी चटाई, वो जो च साउंड होती है ना, रिपीट हो रही होती है, इसको एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द इमेजेस जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक, आपे लेफ्ट, आपे लिफ्टेड स्टिल एंड ब्रिमिंग मिरर, और वहां पे क्या है, एक स्पाइडर वेब है जो कि टेंस हो गया फॉर द ड्यूस टच, यानी कि उसके ऊपर जैसे ही एक ओस का कतरा पड़ा है तो वो अचानक से क्या हो गया है, वो टेंस हो गया है। आपे लिफ्टेड, ठीक है, और उसके ये सारी उस इवनिंग का सिनेरियो है। एक पेल है जो कि उन्होंने उठाई हुई है, एक बकेट है जो कि उठाई हुई है किसने, काउस के साथ जो वो जा रही हैं, स्टिल एंड ब्रिमिंग, जो कि स्टिल भी है और ब्रिमिंग भरी हुई है। मिरर टू टेम्प्ट अ फर्स्ट स्टार टू अ ट्रेमर, इसके अंदर देखें ट साउंड कितनी दफा रिपीट हो रही है। ठीक है, टेम्प्ट, देन फर्स्ट, देन स्टार एंड देन ट्रेमर। ठीक है, वो कहता है मिरर टू टेम्प्ट, मतलब इस तरीके से वो उठाई हुई हैं बकेट्स जो हैं उन काउज ने, कि जो कि स्टिल भी है और ब्रिमिंग भी है। यानी ये स्टिल मींस ऐसे कि पानी जैसे ऊपर की सतह उसकी स्टिल हुई होती है, और ब्रिमिंग, और वो भरी हुई हैं, और वो मिरर कर रही हैं फर्स्ट स्टार टू आर ट्रेमर। वो पानी की जो बकेट्स हैं, वो जो पेल है, वो जो बकेट है, वो भरी हुई है, और वो किसको ट्रेमर कर रही है, ट्रेमर कहते हैं वाइब्रेशन को। ठीक है, एक पॉइज्ड मोशन को, कि वो फर्स्ट स्टार जो है, यानी कि वो जो बकेट है उसके अंदर जो आसमान पे चमकता हुआ सितारा है, वो उस बकेट के अंदर जो है वो ट्रेमर कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है, वो कांप रहा है। ठीक है, इधर क्या है, वो एक्चुअली डेलिकेसी ऑफ नाइट, और उसके ये जो इमेजेस के थ्रू उस नाइट की खामोशी को एक्चुअली फोकस करना चाह रहा है, कि उस नाइट के अंदर इतनी खामोशी है कि हर चीज जो है वो स्टिल है, और जिस जिस चीज के ऊपर जैसे जैसे कुछ होता है तो वो ट्रेमर करना शुरू कर देती है। लाइक द स्पाइडर वेब, अगर उसके ऊपर एक ओस का कतरा पड़ जाता है तो वो टेंस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखें टेंस एंड देन ट्रेमर, वो टेंस हो जाती है, उसके ऊपर ओस का कतरा पड़ता है और स्पाइडर वेब के ऊपर, तो वो अचानक से टेंस हो जाता है। और वो जो पेल लिफ्टेड है, वो जो पानी भरा हुआ है, वो जो कि स्टिल है, वो ब्रिमिंग है, ऊपर तक भरा हुआ है, वो मिरर कर रहा है उस स्टार को, जो कि उसको और टू टेम्प्ट अ फर्स्ट स्टार टू ट्रेमर, एक स्टार को वो टेम्प्ट कर रहा है। वो जो पानी है जो बिल्कुल स्टिल है, वो एक स्टार को टेम्प्ट कर रहा है कि वो इस पानी के अंदर ट्रेमर करना शुरू हो गया, वो वाइब्रेट करना शुरू हो गया, वो शायद घबरा गया। बेसिकली द इमेज ऑफ अ स्टार जो कि हमें दिखाया जा रहा है कि पानी के अंदर उसकी किस तरीके का एक उसकी ट्रेमरिंग है, या उसकी ट्रेम्बलिंग है, ये सारी चीजें यहाँ पे वो दिखाता है। काउज आर गोइंग होम, अब ये स्पाइडर वेब्स और उसकी जो इवनिंग की एक टेंस एक पोजीशन है, या उसकी काम पोजीशन है, उसको ये सारी चीजें शो कर रही हैं, इसके सारे इमेजेस शो कर रहे हैं। उसके बाद जो है काउज आर गोइंग होम इन लेन देयर लूपिंग द हेजेस विद देयर वार्म ब्रेथ्स ऑफ ब्रेथ,
काउस जो है अब वो लेन में वहां पे जा रही हैं जो कि लूप कर रही हैं। लूपिंग कहते हैं कर्ल सर्कल द हेजेस विद देयर वार्म ब्रेथ, यानी कि उनके जो वार्म ब्रेथ है काउस के, वो आ, आ, वो जो है कूल इनटू माइस्टी सर्कल्स, यानी कि उनके जो ब्रेथ्स हैं वो, क्योंकि रात है वो बहुत ठंडी है, तो उस कूल इवनिंग के अंदर उनके जो रेप्स ऑफ ब्रेथ्स हैं वो सर्कल कर रहे हैं। जैसे हमारे मुंह से एक हम कभी सर्दियों में बाहर निकलते हैं तो मुंह से एक हवा सी निकलती है ना, तो वो लूपिंग द हैजेस विद द वार्म ब्रेथ ऑफ ब्रेथ, तो वो उनकी सर्कलिंग हो रही है, यानी कि वो जिस तरीके से घर जा रही हैं, तो उनके वो रेप्स ऑफ ब्रेथ्स को भी उसने जो है ना कैप्चर किया है यहाँ पे, अ डार्क रिवर ऑफ ब्लड। और यहाँ पे वो उन काउस को कहता है कि वो एक डार्क रिवर ऑफ ब्लड है, दैट इज बेसिकली द सिमिली मैनी बाउल्डर्स, जैसे एक ह्यूज ब्लॉक ऑफ स्टोन, मैनी बाउल्डर्स ह्यूज ब्लॉक ऑफ स्टोन्स हो जो कि बैलेंस कर रहे हैं अनस्पिल्ड मिल्क। ठीक है, जो hedges बेटा, लूपिंग द hedges with their warm breath of breath, वो लूप कर रहे हैं उन सांसों को, ठीक है, with their warm breath of breath को। ठीक, तो डार्क रिवर ऑफ ब्लड जो है वो मैनी बाउल्डर बैलेंसिंग अनस्प्रेड मिल्क, तो ये डार्क रिवर ऑफ ब्लड है जो कि उनको मतलब उन काउस को बेसिकली कह रहा है डार्क रिवर ऑफ ब्लड जो लेन में जा रही है। मैनी बाउल्डर्स जैसे बहुत से स्टोन्स हो जो कि बैलेंस कर रहे हो, यानी कि स्टोनी बहुत बड़े बड़े बाउल्डर्स हो जो कि कैरी कर रहे हैं उस अनस्पिल्ड मिल्क को कि कहीं ये दूध गिर ना जाए। मून यू क्राई सडनली मून मून, अचानक से जो है वो फ्रीडा जो है वो चिल्लाती है। यू क्राई यानी कि अब यहाँ पोइट जो है या टेड ह्यूज जो है या फादर जो है वो कहता है कि तुम चिल्लाई मून मून मून, यानी कि उसने मून की तरफ पॉइंट किया और वो बच्ची जो है सारा कुछ एक खिड़की से देखते हुए फिर वो मून मून क्राई करती है। द मून हैज स्टेप्ड बैक लाइक एन आर्टिस्ट गेजिंग अमेज्ड एट वर्क, मून जो है वो स्टेप बैक होता है एक आर्टिस्ट की तरह, यानी कि जैसे ही जो फ्रीडा होती है वो एक अमेज्ड पोजीशन में होती है, एक अमेज्ड सिचुएशन में होती है, तो वो उन सारी चीजों को देखने के बाद अचानक से उसकी जो नजर है वो मून की तरफ पड़ती है और मून भी जो है वो स्टेप बैक होता है लाइक एन आर्टिस्ट, अगेन अ सिमिली हियर, जो कि अमेज होता है उस वर्क के ऊपर, यानी कि वो अमेज है एट द वर्क ऑफ द नेचर, के नेचर ने क्या उसको इतना खूबसूरत बनाया है कि मून की तरफ जब जो फ्रीडा है वो पॉइंट आउट करती है तो अचानक से मून भी स्टेप बैक होता है कि क्या वाकई मैं इतना खूबसूरत हूँ, या वाकई जो है इतनी खूबसूरती है उस मून के अंदर कि एक बच्ची जो है वो उसकी तरफ देख के, जैसे बाज़ औक़ात खवातीन की कोई तारीफ कर देता है तो खवातीन 10 दफा शीशे में जाके देखती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, या कोई तारीफ ना भी करे तो फिर भी हमने शीशे में देखना होता है कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि हमने मेकअप जो किया होता है वो खुद किया होता है ना, बेसिकली वी आर द आर्टिस्ट। सो तो फिर हम क्या करते हैं, हम स्टेप बैक होते हैं बार बार शीशे में। अब तो खैर सेल्फी का दौर आ गया, हम सेल्फी लेके चेक करते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। तो मून ने भी कहा कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है, दैट पॉइंट्स एट हिज मिड। अब ये जो मून है ना यहाँ पे, ये एंथ्रोपोमोर्फिज्म को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो जो मून है एक्चुअली दैट स्टेप बैक। अब यहाँ पे सबसे पहले तो पोएम जो है वो एक लवली इमेजरी कन्वे कर रही है एक इवनिंग में, आफ्टर डार्क, where father and child gaze at the landscape and sky, comparison of his listening child to the delicate beauty of spider's web। ठीक है, सबसे बड़ी ये पॉइंट्स है बेटा, कंपैरिजन है यहाँ पे उसकी बच्ची की, his child listening to the delicate beauty of spider's web, waiting to be touched by the gentle dew, just as she is listening and learning what is likewise lovely image for him to behold। फ्रीडा जो है वो क्या है, अब ये लास्ट लाइंस के अंदर, एज फ्रीडा इज द ऑ ऑफ मून, द मून इज ऑल्सो इन ऑ ऑफ हर। ठीक है, दोनों एक दूसरे की ऑ में है। कंसीडरिंग द चाइल्ड अ वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, वो कंसीडर करता है चाइल्ड को एक वर्क ऑफ आर्ट। यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं, background and information, background information टेड ह्यूज।
अब उसकी जो है छोटी डॉटर जिसका नाम फ्रीडा था, उसकी पहली वाइफ सिल्विया कमिटेड सुसाइड ड्यू टू डिप्रेशन. हिज सन निकोलस ह्यूज आल्सो कमिटेड सुसाइड आफ्टर बैटलिंग डिप्रेशन. टेड ह्यूज हिमसेल्फ डाइड फ्रॉम कोलोन कैंसर. सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या है? लिटिल फ्रीडा इज सीइंग द फुल मून फॉर द फर्स्ट टाइम. टोन जो है इसकी ऑमनियस है, मिस्टीरियस है और टेंस है. थ्रू आउट द पोएम अ सेंस ऑफ सस्पेंस इज क्रिएटेड. यहाँ पे देखते हैं a cool evening shrunk to a dog bark and clank of bucket. A cool evening has positive connotation as it shrunk. It is interesting because an already small evening has shrunk, which suggests that there are less and less positive occurrences. Since the night is coming, it also reduces sensory images. ठीक है, अब यहाँ पे हमें sensory images, olfactory images भी नजर आएंगे. ठीक है, सेंसरी इमेजेस जो हमारी सेंसेस जो हैं वो फील कर लेती हैं. और ऑल्फैक्टरी इमेजेस क्या हैं? ये जो साउंड इमेजेस होते हैं इनको बेटा ऑल्फैक्टरी इमेजेस कहते हैं. ठीक है, जो हमें आवाजें आती हैं. एक सेंसरी इमेज होता है जैसे ड्यू टच. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द टेंस, मतलब हम कहते हैं ना टेंस फॉर द ड्यूज टच. दैट इज बेसिकली द सेंसरी इमेजेस, कि ये हमारे सेंसरी इमेजेस होते हैं कि हम उस चीज को फील कर रहे होते हैं. एंड सीम्स टू, जो आपकी 5 सेंसेस फील कर लेती है ना जिस इमेज को, उसको सेंसरी इमेजेस कहते हैं. एंड सीम्स टू क्रिएट अ स्मॉल सर्कल ऑफ कंसंट्रेशन फॉर द रीडर. और ये स्मॉल सर्कल ऑफ कंसंट्रेशन एक रीडर के लिए बनता है. डॉग्स यूजुअली बार्क व्हेन समथिंग बैड इज अप्रोचिंग, सो इट सजेस्ट दैट समथिंग नेगेटिव इज गोइंग टू हैपन. The clank of bucket emphasized how quiet the surroundings are. कितनी खामोशी थी इर्द गिर्द. And your listening spider's web and tense for dew's touch, a pale lifted brimming mirror. ठीक है, to tempt a first star to tremor. And your listening seemed to get everyone's attention because it is second person. ठीक है, and your listening और तुम क्या था? एंड यू लिसनिंग, और तुम सुन रही थी. सीम टू गेट एवरीवन अटेंशन, और ऐसे लगता है जैसे हर चीज जो है, हर इट इज द सेकंड पर्सन, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और तुम सुन रही थी, यानी कि हर चीज जो है वो फ्रीडा जो है वो ऑब्जर्व कर रही थी, वो लिसन कर रही थी. और to tempt a first starter and tense for the dew touch shows how everything is still and waiting for something to happen. ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि tense for dew touch is basically वो बिल्कुल ही टेंस थी कि ड्यू की टच होगा, उस पे ओस पड़ेगी तो वो उसके अंदर कुछ trembling होगी. There is a moment of suspense because even inanimate objects can sense something happening. कि अब यहाँ पे एक मोमेंट ऑफ एक सस्पेंस है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी सेंस कर रहे हैं कि कुछ होगा. A pale lifted still and brimming mirror to tempt a first star to a tremor shows how the star appeared to be vibrating on the surface of water in pale. This creates a mysterious yet calm atmosphere. और ये जो है tempt a first star to tremor, कि किस तरीके से स्टार्स जो है अपीयर होते हैं, कि वो वाइब्रेट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन द पेल, और ये एक मिस्टीरियस काम एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करते हैं. बेसिकली पूरी पोएम ही ऐसी है. Cows are going home in lane and they're looping the hedges with the warm breath of blood. A dark river of blood, many boulders balancing unspilled. The cow suggests a rural setting. A dark river of blood is associated with death. The fact that there are many boulders suggests that it is difficult path for cows to go home. It can also represent the rough times huge experiences before. On the other hand, unspilled may emphasize the tranquility of the atmosphere. The alliteration and the soft pronunciation in warm breath also suggest calm surrounding. और on the other hand, ये जो unspilled milk है ये emphasize करता है tranquility of atmosphere को. alliteration repetition of words को कहा जाता है, और soft pronunciation. अब यहाँ पे देखें warm breaths of breaths. ठीक है, अब यहाँ पे R साउंड जो है वो alliterate हुई है, रिपीट हुई है. warm breaths of breaths. ठीक है, और इसमें breaths and breaths. ठीक है, अब यहाँ पे देखें किस तरीके से वो हार्मोनाइज कर रहे हैं दोनों वर्ड्स एक दूसरे को. तो इसको वो सॉफ्ट प्रोनाउंसिएशन कह रहा है कि warm breaths of breath जो है also suggest a calm surrounding. फिर मून
you cry. पहले वो क्या कहता है, you listen, अब वो कहता है you cry. ठीक, तो it means कि olfactory images एंड सेंसरी इमेजेस दोनों ही यहाँ पे काम कर रहे हैं. मून 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 में ने भी सेंस कर लिया एक बच्ची के ऑ को, उसकी क्राई को. दिस इज व्हेन लिटिल फ्रीडा टेड ह्यूज daughter sees the moon for the first time. By repeating moon 3 times, she is emphasizing her excitement. When you say full moon, it is usually related to werewolves, and werewolves are associated with lunatics. और जब भी आप फुल मून जो है उसको कहते हैं तो ये वर्ड वॉल्स और से को रिलेट करता है. वर्ड वॉल्स क्या होते हैं, ये एसोसिएट करते हैं लुनेटिक्स. लुनेटिक्स ऐसे बच्चों को कहते हैं जो दिमागी तौर पे ठीक नहीं होते. बाज लोग कहते हैं शायद इनके ऊपर कोई जादू हो गया. तो दिस शोज हाउ क्रेजी फ्रीडा's रिएक्शन इज टू द मून. यानी कि इतना दिमागी तवाजुन उनका खराब है, कितनी क्रेजी है फ्रीडा कि उसका रिएक्शन होता है मून के. दिस आल्सो एम्फसाइजेस फ्रीडा's innocence because she is so excited to see the moon, कि वो इतनी एक्साइटेड है कि वो एक मून को देखती है. The moon has stepped back like an artist gazing amazed at work. Ted Hughes create a distinct personality for the moon as it stepped back like an artist. It makes the moon seem more compelling to the readers. ठीक है, अब यहाँ पे टेड ह्यूज क्रिएट करता है एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी फॉर द मून. अब मून यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है ऑन द क्राई ऑफ फ्री